वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा है 8th और इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1। विद द अनफोल्डिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, डेवलपिंग कंट्रीज आर keen to understand the developmental process by their neighbors. Why? ग्लोबलाइजेशन के बाद जितने भी विकासशील देश हैं उन्होंने अपने पड़ोसी देशों से काफ़ी कुछ सीखा। कैसे सीखा, क्यों सीखा, यही हमें यहाँ पर बताना है। दिस इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एज दे फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस एज ऑल्सो अमंग देमसेल्व्स। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो कंपटीशन का सामना करें, डेवलप्ड नेशन से भी और आपस में भी। बिसाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर इकोनॉमीज इन अवर नेबरहुड, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एज ऑल मेजर कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द रीजन इम्पाइंड स्ट्रेंथन द इकोनॉमीज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। कंपटीशन के साथ साथ ये भी ज़रूरी था कि जितने भी विकासशील देश हैं वो दूसरे देशों की इकोनॉमीज़ को समझें। यानी अब हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, उस पर ध्यान दिया जाए, ताकि जब डेवलपिंग कंट्रीज आपस में टकराएंगी तो उससे उनकी इकोनॉमीज़, उनकी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा मजबूत होगी। वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जब तक कंपटीशन ना हो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होता। इसीलिए ज़रूरी है कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत हर एक देश एक दूसरे की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझे, उनकी अर्थव्यवस्थाओं को समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव सिमिलर फिजिकल एंडोमेंट but totally different political systems. Explain how. तीनों ही देशों के पास, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इनके पास फिजिकल एसेट्स लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की ज़मीन अलग है, पाकिस्तान की ज़मीन अलग है और चाइना की ज़मीन अलग है। ज़मीन भी एक सी है, रिसोर्सेज भी सारे एक से हैं अधिकतर, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम एक सा नहीं है। यही बात यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करनी है। India has the largest democracy of the world, which is wedded to a secular and deeply liberal constitution. भारत एक सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत में, और डेमोक्रेसी के साथ साथ यहाँ पर सेक्युलरिज्म है, यानी कि धर्म निरपेक्ष है देश। हर एक धर्म को यहाँ पर महत्व दिया जाता है और संविधान के अंतर्गत हर व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ आज़ादी दी गई हैं। पाकिस्तान हैज़ मिलिट्री लिस्ट, पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर, लेकिन पाकिस्तान में मिलिट्री सिस्टम चलता है। वहाँ की जो राजनीति है वो टोटली मिलिट्री पर डिपेंड है। मिलिट्री का आदेश उन्हें मानना पड़ता है, और अगर राजनीतिज्ञ मिलिट्री का आदेश नहीं मानते तो कई बार हम लोग देख चुके हैं कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है। यानी वहाँ का जो जनरल है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सबको हटाकर उनकी गद्दी को अपने कब्जे में ले लेता है। एंड चाइना एज द कमांड इकोनॉमी, और चाइना में गवर्नमेंट का कमांड चलता है। प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज है ही नहीं, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब स्टेट के माने जाते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड चाइना टूवर्ड्स मोर लिबरल इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग। हाल फिलहाल में पाकिस्तान प्रजातंत्र की ओर बढ़ा है और चाइना भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को थोड़ा लिबरल बना रहा है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं जो पहले प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं हुआ करते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं
कि तीनों ही देशों के पास रिसोर्सेज भले ही सेम है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम काफी डिफरेंट है तीनों ही देशों में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग eagerness on the parts of various nations to try and understand the developmental processes pursued by their neighboring nations. Why? हर एक देश तरक्की की होड़ में लगा हुआ है और अपने पड़ोसी देशों की तरक्की को देखते हुए कि हमारे पड़ोसी देश कैसे डेवलप कर रहे हैं, उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 1 में, इससे हमें सहायता मिलती है अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को पहचानने में। बिकॉज इट अलाउज देम टू बेटर कॉम्प्रिहेंड देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस विच सर्विस देयर नेबर्स। जब हम लोग अपने नेबर्स को देखेंगे कि हमारे पड़ोसी राज्य जो हैं, पड़ोसी देश जो हैं, वो किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और हमें पता चल जाता है कि हमारी कहाँ कहाँ पर कमजोरियां हैं, कहाँ कहाँ पर हमारी ताकतें हैं, अर्थात किस चीज में हम लोग मजबूत हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग फॉर्म्ड। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों ने अपने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं। वो क्यों बनाए हैं? इट इज फॉर्म टू स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमीज। अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत से देशों ने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिसके बारे में आगे आपको पढ़ाया जाएगा। शायद क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में आएगा ये टॉपिक। डिटेल में पढ़ेंगे इसको, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं। डोमेस्टिक स्ट्रेंथ्स को मजबूत बनाने के लिए, डोमेस्टिक इकोनॉमीज को मजबूत बनाने के लिए। Question number 5. What are the various means by which countries are trying to strengthen their own domestic economies? वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं? To strengthen their own domestic economies, nations are forming regional and global economic groupings, जैसे कि सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशियन, G8, G20, ब्रिक्स। ये सब क्या हैं? ये डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा बनाए गए कुछ उनकी एसोसिएशंस हैं। और ये एसोसिएशंस क्यों बनाई जाती हैं? अपने देश की इकोनॉमीज को मजबूत बनाने के लिए। इनके बारे में ज़्यादा नहीं, लेकिन शॉर्ट में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और यह एसोसिएशन शुरू की गई थी 1987 में। एशियन, जिसका मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। G8, ग्रुप ऑफ 8 इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम, यानी कि यहां पर 8 देश हैं जिनकी सहायता से इस ग्रुप को बनाया गया, अर्थात 8 देश इसके मेंबर्स हैं। और ये ग्रुप काम कर रहा था 1997 से और इसने काम किया 2014 तक। G20, ग्रुप ऑफ 20 इंटर गवर्नमेंटल फोरम कंप्राइजिंग 19 कंट्रीज, इसमें 19 देश हैं एंड यूरोपियन यूनियन भी है, इसलिए टोटल मिलाकर हो जाते हैं ये 20, जिसकी स्थापना की गई थी 1999 में और इसी वजह से इसको नाम दिया गया G20। ब्रिक्स, इसमें 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना की गई थी 2009 में। ये सभी वो संस्थाएं हैं जो अलग अलग देशों ने बनाई हुई हैं। सेम इसी प्रकार से अगर बड़े लेवल पर देखा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
उसमें तो बहुत सारी कंट्रीज मेंबर्स हैं, लेकिन यहां पर जो छोटी छोटी एसोसिएशंस हैं इनके बारे में बात हो रही है फिलहाल। और ये एसोसिएशंस क्यों बनाई जाती हैं? डोमेस्टिक इकोनॉमीज को मजबूत बनाने के लिए, ताकि दूसरे देशों के साथ अगर हमारे कुछ मतभेद हो जाते हैं तो दूसरे हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ मिलकर हमने ये संस्थाएं बनाई हैं वो हमारी हेल्प करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, what similar developmental strategies have India and Pakistan followed for their respective developmental paths? इंडिया और पाकिस्तान ने किस प्रकार से विकास किया, उनकी सिमिलर डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज क्या थी? इंडिया एंड पाकिस्तान एडॉप्टेड सिमिलर डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज जैसे कि सच एज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर, यानी कि स्टार्टिंग के वर्षों में 1947 के बाद दोनों ही देशों ने पब्लिक सेक्टर को ज्यादा महत्व दिया, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर को, एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट, और गवर्नमेंट के द्वारा ही एक्सपेंडिचर किया गया समाज के विकास के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी कैपिटल थी ही नहीं, और अगर थी भी तो वो सामाजिक कल्याण में उसको नहीं लगाता, वो केवल अपने ही कल्याण में उसको लगाता। फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ डैश commenced in the year 1956। पाकिस्तान या चाइना, ऑप्शन यहां पर गिवन है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1956 में स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान की, और इंडिया की कब स्टार्ट हुई थी ये भी आपको याद होना चाहिए। इंडिया की स्टार्ट हुई थी 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना जो भारत की थी उसका टाइम पीरियड था 51 to 56, और 56 में पाकिस्तान ने भारत से सीखा कि किस तरीके से देश की तरक्की की जाती है, और पाकिस्तान ने भी प्लानिंग कमीशन को स्थापना की और पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिफॉर्म्स इन डैश वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1978। चाइना या पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया तो ये हो नहीं सकता, इंडिया में तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, तो चाइना है इसका आंसर। चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत 1978 में हो चुकी थी। यही कारण है कि चाइना इंडिया से बहुत आगे है। जो काम इंडिया ने 1991 में किया वही काम चाइना ने, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू कर दिया गया था 1978 में। व्हाट इज कम्यून सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे किसान मिलकर एक साथ खेती करते हैं, यही कहलाता है कम्यून सिस्टम, जिसे चाइना ने अपनाया था। इन चाइना, under the commune system, people collectively cultivated lands. In 1958, there were 26,000 communes covering almost all the farm population. 1958 में चाइना के अंदर 26,000 कम्यून्स थे, 26,000, जिसमें लगभग चाइना की जितनी भी फार्म पॉपुलेशन थी वो पूरी कवर हो जाती है, जिसके अंतर्गत किसान अलग अलग खेती नहीं करते थे, बल्कि एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप बनाकर सब जमीनें इकट्ठी कर ली एक साथ, और एक ही साथ उस पर खेती करते थे, जिससे पैदावार अच्छी होती है और एक दूसरे की हेल्प मिलने के कारण हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि चाइना इंडिया से काफ़ी आगे रहा, क्योंकि चाइना की जो स्ट्रेटेजीज थी, जैसे कम्यून सिस्टम, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, वन चाइल्ड पॉलिसी, ये सब पॉलिसीज चाइना में सक्सेसफुली लागू हुई और ग्राउंड लेवल पर इनको देखने को हमें मिला। केवल कागजों में ये पॉलिसीज नहीं थी, बल्कि रियल में सचमुच इन पॉलिसीज से चाइना को काफ़ी फायदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10,
गिव द मीनिंग ऑफ टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेज. In China, township and village enterprises are those enterprises which were owned and operated by local collectives. अर्थात लोकल लेवल पर लोग मिलकर अपने ग्रामीण क्षेत्रों में या अपने टाउन में इंडस्ट्रीज चला रहे थे, जिन्हें नाम दिया गया टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेज. देखो, पिछले पेज पर हमने अभी पढ़ा था कम्यून सिस्टम, जहां पर किसान मिलकर खेती कर रहे थे, और टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस के अंतर्गत जो छोटे मोटे उद्योगपति हैं वो मिलकर उद्योग चला रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और कस्बों में भी. क्वेश्चन नंबर 11, गिव द मीनिंग ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज. स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज का मतलब वो एंटरप्राइज जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है. In China, enterprises owned by government are known as state-owned enterprises. तो चाइना में जितनी भी एंटरप्राइजेज थी जिन पर ओनरशिप और कंट्रोल पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास था, इन्हें ही नाम दिया गया था स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज का, विच वी इन इंडिया कॉल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज. इंडिया में इस प्रकार की एंटरप्राइजेज को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कहा जाता है, लेकिन चाइना में इनको कहा जाता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज. मतलब दोनों का एक ही है, अर्थात एक ऐसी एंटरप्राइज जिसमें ओनरशिप और कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज ड्वेल प्राइसिंग. इन चाइना द रिफॉर्म प्रोसेसेस इन्वॉल्व ड्वेल प्राइसिंग. चाइना में जो रिफॉर्म प्रोसेस शुरू हुआ था 1978 में, उसमें इन्वॉल्व था ड्वेल प्राइसिंग, विच मीन्स फिक्सिंग द प्राइस इन टू वेज. फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड द रेस्ट वर परचेज्ड एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइसेस. यानी फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिस कीमत पर माल खरीदेंगी और बेचेंगी वो कीमत गवर्नमेंट तय करेगी. जो भी इनपुट्स खरीदे जाएंगे, जो आउटपुट बेचा जाएगा, और उसके अलावा हर चीज की कीमत मार्केट प्राइसेस पर डिपेंड होगी, यानी कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा. तो यही कहलाती है ड्वेल प्राइसिंग, जहां पर फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को गवर्नमेंट के मुताबिक प्राइस को मानना पड़ता था चाइना में, और बाकी हर जगह मार्केट प्राइसेस के आधार पर, यानी कि डिमांड और सप्लाई को देखते हुए कीमत का निर्धारण होता था, जिसे कहा जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट implication of the one child norm in China. चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी, या कह सकते हैं वन चाइल्ड नॉर्म, इसका महत्व क्या था? इससे पॉपुलेशन कंट्रोल हुई देश की, सबसे बड़ी बात तो यही है. वन चाइल्ड नॉर्म हैज द इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन दैट इट लीड्स टू अरेस्ट इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. यानी कि जो पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी उस पर काफी हद तक चाइना ने कंट्रोल पा लिया. क्वेश्चन नंबर 14, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल एंड अकाउंट्स फॉर रफली अबाउट डैश ऑफ इंडिया और चाइना. चाइना या इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो 1/10 है, लगभग रफली 10% उसे कहा जा सकता है. तो इसका आंसर होगा 10%, या लिख सकते हो 1/10. क्वेश्चन नंबर 15, द पॉपुलेशन ग्रोथ इन चाइना इज लो एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ काफी कम है इंडिया और पाकिस्तान को देखते हुए. तो चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होने का कारण क्या है, क्यों है ये कम? स्कॉलर्स पॉइंट्स आउट द वन चाइल्ड नॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना in the late 1970s
एज द मेजर रीजन फॉर लो पॉपुलेशन ग्रोथ। स्कॉलर्स का ये मानना है कि चाइना ने जो वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, उसी के कारण चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ काफी कम है इंडिया और पाकिस्तान को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द सेक्स रेशियो इज लो एंड बायस्ड अगेंस्ट फीमेल्स इन ऑल 3 कंट्रीज। वाई? तीनों ही देशों में सेक्स रेशियो अच्छा नहीं है, यानी कि मेल्स को देखते हुए फीमेल्स की संख्या काफी कम है। इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों है? प्रेफरेंसेस ऑफ फॉर सन, बेटे की चाहत। बेटी हो गई तो बुरी बात, बेटा हुआ तो बहुत अच्छी बात। प्रेफरेंस फॉर सन प्रिवेलिंग इन ऑल दीज कंट्रीज इज द रीजन फॉर लो सेक्स रेशियो। क्योंकि तीनों ही देशों में अभी भी लोगों का यह मानना है कि वंश को तो आगे बेटा ही बढ़ाता है। यही सोच लो सेक्स रेशियो का कारण है तीनों ही देशों में। और सही कारण हमने और भी पढ़ा था पहले, फोर्टिसाइड, दैट मीन्स भ्रूण हत्या जो होती है, लड़कियों को कोख में ही मार दिया जाता है, जिसकी वजह से मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स काफी कम है तीनों ही देशों में। क्वेश्चन 17, इन चाइना ओनली अबाउट 10% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन। चाइना में जितनी भी भूमि है, एरिया वाइज तो बहुत बड़ा है चाइना, लेकिन वहां पर केवल 10% जमीन ही ऐसी है जो खेती के लिए उपयुक्त है। ऐसा क्यों? इन चाइना, ड्यू टू टैपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, द एरिया सुटेबल फॉर कल्टिवेशन इज रिलेटिवली स्मॉल। टैपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण चाइना की अधिकतर भूमि जो है वो बंजर है, यह इस लायक नहीं है कि वहां पर खेती की जा सके। यही कारण है कि चाइना में कल्टिवेबल लैंड जो है वो केवल 10% है। क्वेश्चन नंबर 18, until the 1980s, more than 80% of the people in China were dependent on farming as their sole sources of livelihood. Since then, the government encouraged people to leave their fields and pursue other activities such as dash. 1980s तक चाइना में भी 80% से ज्यादा लोग एंगेज थे एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में। उसी से उनको रोजी रोटी मिला करती थी। लेकिन 1980s के बाद गवर्नमेंट ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को केवल और केवल फार्मिंग पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको दूसरी एक्टिविटीज में भी एंगेज होना चाहिए। तो चाइना में वो कौन सी एक्टिविटीज थी जिन पर गवर्नमेंट ने जोर दिया था? ये एक्टिविटीज थी हैंडीक्राफ्ट एंड कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन, हस्तशिल्प, यानी कि घर में आप किसी भी प्रकार का आइटम बनाएं, लेकिन बनाना जरूरी था, क्योंकि चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के अंतर्गत ये पहले ही बता दिया था कि हर घर में इंडस्ट्री होनी चाहिए, चाहे आप प्रोडक्ट मशीन से बनाएं या हाथ से बनाएं। और साथ ही साथ कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन डैश। पाकिस्तान में ज्यादा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। चाइना में तो काफी कम था, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, इंडिया से भी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर इन इंडिया या पाकिस्तान। वो लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, इंडिया। बिलो पॉवर्टी लाइन जो प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन का मतलब परसेंटेज जो है लोगों का, वो इंडिया में ज्यादा है।
पाकिस्तान में उतने ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं जितना कि इंडिया में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में गरीबी ज़्यादा है पाकिस्तान को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 21, वाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग एंड फेलियर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसीज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। जब हमारे पड़ोसी देशों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत की तो कहाँ कहाँ पर उन्हें सफलता मिली और किन किन क्षेत्रों में वह सफल रहे, ये देखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि भाई इसे सीखने को मिलता है। इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेज ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज इट इज नेसेसरी टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूट्स ऑफ देयर सक्सेस एंड फेलियर। तो जब तक हम लोग पड़ोसी देशों की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे कि किन किन क्षेत्रों में उनको सफलता मिली, किन किन क्षेत्रों में वह सफल रहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू करने के बाद, तो उसी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और फिर उसी हिसाब से नई पॉलिसी देश के लिए बनाई जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंट फेजेज ऑफ देयर स्ट्रेटेजीज। पड़ोसी देशों की जो भी रणनीति रही देश को आगे बढ़ाने की, ज़रूरी है कि ये अलग अलग रणनीतियों को समझा जाए ताकि अपने देश की स्ट्रेटेजीज बनाने में हमें हेल्प मिल सके। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगले सेशन में और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। थैंक यू।